भर एक गलती हम हमेशा करते रहे, उम्र भर एक गलती हम हमेशा करते रहे, धूल आँखों पर थी और हम आईना साफ करते रहे। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की लगातार श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग झारखंड सीरीज की श्रृंखला को भी लगातार तरीके से, प्रतिबद्ध तरीके से हम लोग करवाने के लिए एक तरह से करबद्ध हैं, एक तरह से लगे हुए हैं, पूरे लगन से लगे हुए हैं, ताकि आने वाले आगामी एग्ज़ामों से पहले आपके संपूर्ण सिलेबस को समाप्त कर दिया जाए और बहुत बेहतर तरीक़ा से समाप्त कर दिया जाए, जल्दबाजी में ना समाप्त किया जाए, है ना, ताकि एक भी क्वेश्चन आपको ना छूटे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें आगामी वीडियोज़ के लिए, क्योंकि अभी झारखंड का हिस्ट्री वगैरह, झारखंड के इकोनॉमिक्स पर अभी क्वेश्चन बनाना है, आप ध्यान दीजिएगा, है ना। तो आइए आज हम झारखंड को लेकर के एक महत्वपूर्ण चैप्टर की चर्चा कर रहे हैं, जहां से लगभग हर बार जब एग्ज़ाम्स हुए हैं लगभग झारखंड के, तब यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपकी जानकारी के लिए। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, तो झारखंड के वन्य जीव आरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। आरक्षण बोल रहे हैं बेसिकली वन्य प्राणी संरक्षण के बारे में, वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोग वनों के बारे में अध्ययन किया, रक्षित वन क्या होते हैं, संरक्षित वन क्या होते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, प्लेलिस्ट का लिंक है और उस लिंक पर क्लिक करें और अच्छा से अपना अध्ययन करें, है ना। तो आइए आज हम जानते हैं कि झारखंड में कौन कौन से ऐसे वन्य प्राणी संरक्षण क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, जिसके अंतर्गत अभ्यारण्य आते हैं। इन सभी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों राष्ट्रीय उद्यानों की, तो झारखंड में बेसिकली राष्ट्रीय उद्यान मात्र एक है। आपको क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है, झारखंड में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर और 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है यहाँ पर। अगर हम बात करें कि राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग 2.63% पर ये राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, अवस्थित है। ठीक है, और अगर झारखंड के कुल संरक्षित वनों का बात करें तो झारखंड के कुल संरक्षित वनों का लगभग 9% हिस्सा पर ये राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। इन आंकड़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो झारखंड में अगर हम बात करें कि 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है और एक जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है, तो आइए उस एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम चर्चा बेहतर तरीके से कर लें। पहले जैसे बेतला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, अगर हम बेतला का फुल फॉर्म बताएं आपको, तो बेतला का जो एक तरह से डिजाइन किया गया था, बेतला को यहाँ पाए गए जानवरों के आधार पर किया गया था। और आपसे पूछ सकता है कि बेतला का फुल फॉर्म में निम्न में से कौन सा जानवर का नाम नहीं आता है, तो बी से बाइसन होता है, बाइसन एक प्रकार का जीव है, बाइसन होता है, ई से एलिफेंट होता है, टी से टाइगर, एल से लियोपार्ड और ए से एक्सिस नाम का एक जानवर होता है ना। बेतला को आपको बहुत बेहतर तरीके से याद रखना है। बात करें बेतला की, तो बेतला एक टाइगर रिजर्व एरिया है ना। आपको बड़ा अच्छा से याद रखना है कि बेतला एक टाइगर रिजर्व एरिया है। बेसिकली पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र इसको भी कहा जाता है। पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व क्षेत्र है ना। 1932 में जब पहली बार बाघों की जनगणना स्टार्ट हुई, शेर की जनगणना स्टार्ट हुई, तो बेतला ही ऐसा क्षेत्र था जिसमें 1932 में सबसे पहली बार, दुनिया में सबसे पहली बार बाघों की या शेर की जनगणना बेतला राष्ट्रीय उद्यान से ही शुरू की गई थी, प्रारंभ की गई थी। 1973 में चूँकि आया बाघ संरक्षण अधिनियम आया 1973 में, आप नोट डाउन करते चलिएगा। और बाघ संरक्षण अधिनियम के तहत इस सब को, जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान था जो स्थापित था 1986 में, वर्तमान लातेहार में पड़ता है। पहले पलामू में था, लेकिन लातेहार जैसा ही अलग हुआ झारखंड से, लातेहार में पड़ गया, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है इस बात को कि जैसे ही 1973 में बाघ संरक्षण अधिनियम बना, तो इन उद्यानों को, जहाँ पर बाघ की बहुलता थी, बाघों को संरक्षण देने के लिए, क्योंकि बाघों की संख्या हमारे देश में कम होती जा रही है ना, लगभग हमको लगता है कि 3000 या 5000 इस तरह से होगा। जब हम भारत का भूगोल पढ़ाएंगे तो इस बात पर विशेष चर्चा करेंगे हम लोग, है ना। तो बाघों को संरक्षण देने के लिए जब 1973 में यह स्थापित हुआ, बाघ संरक्षण अधिनियम आया, तो उसके बाद बेतला राष्ट्रीय उद्यान को एक तरह से और ज़्यादा मान्यता मिली और एक तरह से ये पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप हो गया दोस्तों, वन्य जीव जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है वो।
ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं वन्य जीव अभयारण्य की। तो झारखंड में कुल 11 वन्य जीव अभयारण्य है। कितने? कुल 11 वन्य जीव अभयारण्य है। और उन 11 वन्य जीव अभयारण्य में से आपको बहुत बेहतर तरीके से याद रखना है, एकमात्र वन्य जीव अभयारण्य जिसका नाम है पलामू अभयारण्य, यही राष्ट्रीय स्तर पर आता है। इसके अलावा जो 10 वन्य जीव अभयारण्य हैं, 10 के बारे में आपको स्थान, स्थापना दिवस और इसके अलावा जिला का नाम आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि पलामू ही एक ऐसा है जो राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीव अभयारण्य के रूप में आता है, क्योंकि झारखंड का पहला बाघ आरक्षित क्षेत्र, बाघ रिजर्व एरिया, इसी पलामू अभयारण्य के अंतर्गत हुआ। और ये झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य भी है। झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य दोस्तों पलामू वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। लगभग 794 है ना, 794.33 किलोमीटर स्क्वायर में ये पलामू वन्य जीव अभयारण्य फैला हुआ है। अब थोड़ा सा अगर हम बात कर लें पलामू वन्य जीव अभयारण्य की, तो पलामू वन्य जीव अभयारण्य एकमात्र राष्ट्रीय अभयारण्य, उसके बाद शेष जितने भी 10 आपको दिख रहे हैं वो राजकीय स्तर के अभयारण्य है। राष्ट्रीय स्तर में इनका नाम नहीं आया है, आपको याद रखना है। सबसे बड़ा अभयारण्य पलामू अभयारण्य, दूसरे स्थान पर लावालौंग आता है और तीसरे स्थान पर दोस्तों लावालौंग के बाद हजारीबाग अभयारण्य आता है तीसरे स्थान पर। आपको बेहतर तरीके से नोट डाउन करके चलना है इस बात को। उसके बाद अगर हम चर्चा करें दोस्तों कि पलामू अभयारण्य का बात, तो दालमा अभयारण्य के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना बनता है। देखिए बेसिकली दालमा जाना जाता है हाथियों के लिए, हाथियों के संरक्षण के लिए। जब 1992 में हाथी संरक्षण अधिनियम भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया, तो इसी दालमा में पाए गए हाथियों पर, है ना, 2001 में पूर्वी सिंहभूम दालमा श्रेणी के अंतर्गत ही झारखंड का जो निचला वाला हिस्सा है पूर्वी सिंहभूम का, जहाँ का मुख्यालय आपका जमशेदपुर है, टाटानगर है ना, तो दालमा श्रेणी में ही हाथियों के लिए एक आरक्षित क्षेत्र बनाया गया, जो झारखंड का एकमात्र आरक्षित क्षेत्र है हाथियों के लिए। एलिफेंट रिजर्व एरिया है, 2001 में स्थापित हुआ। 1992 में हाथी परियोजना लागू हुई, है ना, भारत सरकार के द्वारा हाथी संरक्षण अधिनियम लाया गया, लेकिन इसके तहत 2001 में झारखंड में स्थापित हुआ आपका ये हाथी आरक्षित क्षेत्र, जो पूर्वी सिंहभूम में है, दालमा के अंतर्गत ही आता है वो बात, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको अच्छा तरीके से स्क्रीनशॉट भी लेते जाना है, लास्ट में हम समय देंगे, और यहाँ पर आपको अच्छा तरीके से सुनते चल जाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं विभिन्न वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में, उसके बाद चूँकि देखिए राष्ट्रीय उद्यान तो एक ही है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, आप नोट डाउन कर लें। इसके अलावा 11 जो हैं उनके बारे में, फिर हम कुछ जैविक उद्यानों के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ पक्षी विहारों के बारे में चर्चा करेंगे, और कुछ झार पार्क के बारे में चर्चा करेंगे कि हालांकि ये झार पार्क है क्या और किस लिए डेवलप किए गए इसको। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में। जैसे पलामू अभयारण्य कहाँ है? पलामू में है। झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य और सबसे पहली बार बाघ आरक्षित क्षेत्र यानी बाघ रिजर्व एरिया यहीं स्थापित हुआ था, आपको ध्यान में रखना है इस बात को। 1976 में स्थापित हाथी और सांभर जैसे जीव के लिए ये प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, है ना। हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग में है, 1976 में स्थापित हुआ। तेंदुआ, हिरन और सांभर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। महुआ टाँड़ अभयारण्य बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, महुआ टाँड़, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि महुआ टाँड़ हालांकि प्रसिद्ध किसके लिए है। 1976 में ये भी स्थापित हुआ। महुआ टाँड़ लातेहार जिला में पड़ता है ना। ये प्रसिद्ध है उन विलुप्त प्राय भेड़ियों के लिए जो महुआ टाँड़ में पाए जाते थे। इनकी विशेष खूबी होती थी इन भेड़ियों की। अब धीरे धीरे ये समाप्त होते जा रहे थे, इसलिए इसको जैव आरक्षित क्षेत्र बना के, यानी कि एक तरह से वन्य जीव अभयारण्य बना करके इनको संरक्षण प्रदान किया गया 1976 में। आपको याद रखना है किसके लिए प्रसिद्ध है? विलुप्त प्राय भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ये भेड़िया और हिरन के लिए। दालमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम में 1976 में स्थापित। बेसिकली ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है, तेंदुआ और हिरन भी यहाँ पाए जाते हैं। गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा में है, 1976 में स्थापित। चीतल, सांभर और नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। तोपचाची अभयारण्य धनबाद में है ना, धनबाद में। और बेसिकली यहाँ पर एक झील भी पाया जाता है दोस्तों, जिसका नाम है हीरा पहाड़ी झील,
तोपचांची अभ्यारण्य में हीरा पहाड़ी झील है, आप नोट डाउन करते चले, पूछा गया क्वेश्चन है ये। हीरा पहाड़ी झील तोपचांची अभ्यारण्य में धनबाद में स्थित है, 1978 में स्थापित हुआ। तेंदुआ हिरन जंगली भालू के लिए प्रसिद्ध है ये। लवालौंग अभ्यारण्य बड़ा महत्वपूर्ण, लवालौंग चतरा का लवालौंग अभ्यारण्य 1978 में स्थापित हुआ। बाघ, तेंदुआ, नीलगाय और हिरन के लिए प्रसिद्ध है ना। किसके लिए? बाघ, तेंदुआ, नीलगाय और हिरण के लिए प्रसिद्ध है। बेसिकली आपको एक जानवर बड़ा कॉमन मिलेगा यहाँ पर, और वो जानवर मिलेगा आपको नीलगाय। लगभग सभी में मिलेगा, लगभग नीलगाय मिलेगा, है ना। तो आइए ध्यान से देखिएगा इस बात को, ठीक है। पारसनाथ अभ्यारण्य आप जानते ही है ना। पारसनाथ समेत शिखर गिरिडीह में है। गिरिडीह 1981 में स्थापित, तेंदुआ और सांभर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा नीलगाय और हिरन भी पाए जाते हैं यहाँ। कोडरमा अभ्यारण्य कोडरमा में है, ठीक है, 1985 में स्थापित। तेंदुआ, सांभर और हिरन यहाँ पाए जाते हैं दोस्तों। पालकोट अभ्यारण्य बेसिकली गुमला में है ये, है ना। पालकोट के बाद सिमडेगा पड़ता है, सिमडेगा के बाद उधर उड़ीसा चला जाएगा। पालकोट अभ्यारण्य गुमला में है, 1990 में स्थापित, ठीक है। तेंदुआ और जंगली भालू के लिए प्रसिद्ध है पालकोट अभ्यारण्य। उधवा झील, बेसिकली उधवा झील साहेबगंज में है। इसको भी हालांकि है झील ये, लेकिन इसको अभ्यारण्य के अंतर्गत रखा गया है उधवा झील। उधवा झील जो है दोस्तों, ये प्रवासी पक्षियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। साइबेरिया तक से प्रवासी पक्षी आते हैं यहाँ पर। साहेबगंज के इलाके में उधवा झील है, प्रवासी पक्षियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। 1991 में स्थापित हुआ ये। जलकौवा, बटान और किंगफिशर जैसे पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है उधवा झील, ठीक है। अब आइए हम आशा करते हैं कि आपको वन्य जीव अभ्यारण्य आपको बड़ा अच्छा सा समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए और अच्छा से याद कीजिए, क्योंकि यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके बनते हैं जिसको मैंने करवाने का प्रयत्न किया है ना। आप इससे लाभ लें दोस्तों। अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब वगैरह करें, ठीक है। लेकिन पहले आपको स्टडी पर ध्यान देना है, आप स्टडी पर ध्यान दीजिएगा। आपको झारखंड के जैविक उद्यानों के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली जैविक उद्यान क्या है? ये एक प्रकार से पार्क टाइप का डेवलप होता है। आदमी घूमने भी जाते हैं, इससे कुछ इनकम भी हो जाता है, और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के ऐसे जीवों का पालन पोषण या ब्रीडिंग करवाया जाता है। ब्रीडिंग का मतलब प्रजनन करवाया जाता है यहाँ पर, ताकि उनकी संख्या क्या हो सके, बढ़ सके। तो बेसिकली 4-5 ऐसे हैं यहाँ पर, जैसे बिरसा भगवान जैविक उद्यान। यदि आप रामगढ़ से रांची जा रहे हैं तो आपको रोड में ही मिलेगा, इधर एक मछली घर है, विभिन्न प्रकार के मछली हैं। आप जाएँ, बड़ा मनोरम दृश्य है हमारे झारखंड में। आप जाएँ, मछली का बहुत सारा प्रजाति वहाँ देखने के लिए मिलेगा। और ठीक उसके इस साइड बिरसा भगवान जैविक उद्यान है, आप देख सकते हैं वहाँ पर। और मांझी में बेसिकली दोस्तों, और मांझी का चकला नामक स्थान कहा जाता है, इसलिए चकला लिखा है। 1954 में स्थापित हुआ ये सपही नदी के तट पर है। एक बार आप पूछ दिया क्वेश्चन कि किस नदी के तट पर बिरसा भगवान जैविक उद्यान स्थापित है, तो सपही नदी के तट पर रांची के ओरमांझी में स्थापित है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो, पर्यटन है सुप्रसिद्ध, टॉय ट्रेन भी यहाँ है। ये झारखंड का सबसे बड़ा जैविक उद्यान है। आपको नोट डाउन करते चलना है कि झारखंड का सबसे बड़ा जैविक उद्यान जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, बोटानिकल गार्डन, ठीक है। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर मगर प्रजनन केंद्र। इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि जब पूछा था तो आदमी को याद ही नहीं था ये वाला, और उसके बाद इस क्वेश्चन का इतना ट्रेंड चला इस क्वेश्चन का कि मगर जो होता है, मगरमच्छ का, क्रोकोडाइल का ब्रीडिंग जो केंद्र था, है ना, मगर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो मूता में बेसिकली, है ना। सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा, मूता में है ना, मूता में स्थापित किया गया। और मूता ये रुक्का नामक स्थान में है, और रुक्का रांची में है। यदि आपको कभी कंफ्यूजन हो, जैसे जिला भी कभी कभी पूछ देता है, तो आपको जिला में रांची बताना है दोस्तों, ठीक है। रांची में है, रांची के रुक्का के मूता नामक स्थान में है ये। IUCN बेसिकली इसके बारे में भी आप जान लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन कन्वर्जेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन कन्वर्जेशन ऑफ नेचर, ठीक है ना। ये था 1948 में फ्रांस में स्थापित हुआ था ये। तो यही क्या करता है कि ये मान्यताएं प्रदान करता है और कुछ आर्थिक सहायता मुहैया करवाता है इन सभी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए। बेसिकली इसको 1987 में स्थापित किया गया था मगर प्रजनन केंद्र को, ठीक है। बिरसा मृग विहार
कालामाटी खूंटी में है, ये खूंटी जिला के कालामाटी नामक स्थान में है। बिरसा मृग विहार, सांभर व चीतल का संरक्षण होता है। हीरा के प्रजनन हेतु आवास भी बना हुआ है हिरन की, है ना। हिरन का ब्रीडिंग करवाया जाता है, यहाँ नर हिरन भी है, मादा हिरन भी है। अपना ब्रीडिंग करवा करके हिरन की प्रजाति को बढ़ाया जा रहा है और संरक्षण सांभर और चीतल को भी दिया जाता है यहाँ पर। उसके बाद प्रमुख पक्षी विहारों के बारे में, बेसिकली पक्षी विहार देखिए क्या है, आप समझ लीजिए इस बात को। पक्षी विहार है क्या बेसिकली? पक्षी विहार जैसे झील का जो निर्माण हुआ, कृत्रिम झील का डैम वैम बनाने के बाद, तो डैम वैम बनाने के बाद झील का निर्माण हो गया। तो झील का निर्माण हुआ तो बेसिकली स्थान मनोरम होते हैं, वहाँ पर जंगलों का डेवलपमेंट अपने आप हो जाता है। तो दूर दूर से जो प्रवासी पक्षी हैं, इन्हीं झीलों में आकर के और अपना प्रवास करते हैं। ठंडे के दिनों में, कुछ गर्मी के दिनों में प्रवास करते हैं और बड़ा मनोरम दृश्य हो जाता है। तो इनको पक्षी विहार के रूप में डेवलप किया गया। इन्वायरमेंट ऐसा बनाया गया कि दूर से पक्षी आए और तरह तरह के, देखिए पक्षी ही आते हैं तो अपने मल के साथ तरह तरह के जो होते हैं पादपों के बीज को भी लेकर आते हैं। तरह तरह के, एक तरह से विविधता जो हुआ पेड़ पौधों में, उसका डेवलपमेंट होता है, इसलिए पक्षी विहार का डेवलपमेंट किया गया, है ना। तो तिलैया पक्षी विहार, वही तिलैया डैम कोडरमा। तेनूघाट पक्षी विहार बोकारो में है। चंद्रपुरा पक्षी विहार बोकारो में है। ईचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला खरसावां, यहीं से हमारे जो अर्जुन मुंडा हैं वो सांसद भी थे और अभी मंत्री भी रहे हैं, मंत्री भी है, जनजातीय मामलों के मंत्री है भारत सरकार में, है ना। उधवा पक्षी विहार साहेबगंज में, इसको पक्षी विहार के रूप में मैंने भी बता दिया था पहले कि ये साइबेरियन पक्षी के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, साहेबगंज में, है ना, याद रखना है आपको। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक नया चीज़ आया यहाँ पर, झार पार्क के बारे में। झार पार्क का मतलब झारखंड के पार्क। अब ऐसा तो नहीं है कि जितना पार्क हमने लिखा यहाँ उतना ही पार्क है झारखंड में, लेकिन यहाँ से आपको ध्यान देना है कि झार पार्क का जो अर्थ होता है बेसिकली, है ना, झारखंड में एक प्राधिकरण बनाया गया, झारखंड पार्क विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। झारखंड पार्क विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया, एक आयोग बनाया गया एक प्रकार से, और उसके तहत कुछ पार्कों को झार पार्क के रूप में नामित किया गया और उसका देखरेख राज्य की सरकार और ये झारखंड पार्क विकास और प्रबंधन प्राधिकरण करती है। और इसके तहत 10 पार्कों को अभी तक रखा गया, आगे मिलाया जाएगा तो वो करंट अफेयर आपको हो जाएगा। 10 पार्कों को रखा गया, तो आपको याद रखना है कि कौन से पार्क कहाँ है और क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे कि निम्न में से किस पार्क को झार पार्क के रूप में शामिल नहीं किया गया है। तो आइए जानते हैं हम, जैसे बिरसा मुंडा जैविक उद्यान जो कि ऊपर में आप देख रहे थे, रांची में है, इसको शामिल किया गया। दीनदयाल पार्क रांची में, नक्षत्र वन रांची में, सिद्धू कान्हू पार्क, देखिए बेसिकली सिद्धू कान्हू पार्क जो है वो 2 जगह पर है और दोनों जगह वाले सिद्धू कान्हू पार्क को क्या किया गया, स्थापित कर दिया गया, झार पार्क के रूप में नामित कर दिया गया, क्योंकि बड़े बड़े पार्क है ये। सिद्धू कान्हू पार्क रांची में और एक सिद्धू कान्हू पार्क दुमका में आपको मिलेंगे, दोनों झार पार्क में शामिल है। ऑक्सीजन पार्क रांची में, श्री कृष्णा पार्क रांची में, शहीद निर्मल महतो पार्क। आप NH-33 से होते हुए जब हजारीबाग, बरही से हजारीबाग जाइएगा तो आपको NH-33 के ठीक बगल में शहीद निर्मल महतो पार्क मिलेगा। बड़ा बड़ा डायनासोर वगैरह भी बना हुआ है, तो आप जाकर देखें, बड़ा मनोरम दृश्य होता है यहाँ का, इन सभी का डेवलपमेंट हुआ है। उसके बाद अंबेडकर पार्क सिल्ली में और घोड़ाबंधा थीम पार्क जमशेदपुर में स्थित है, आप इसको याद रखिएगा। आशा करते हैं दोस्तों कि ये हमारी एक अनूठी सी कड़ी आपको पसंद आ रही होगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने भाई का समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों दीपक GS एकेडमी परिवार से जुड़ने के लिए। शुभ रात्रि, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।